गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज से महेश कुमार बनवाल के द्वारा लिखा गया एन सी आर टी बेस्ड क्लास 6 टू क्लास 12 का बुक का स्टडी किया जाएगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये एन बुक है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12। इसमें सभी जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 6 से 12 तक का सभी का सार दिया गया है। उन सभी का सार को यहाँ पर से पढ़ा जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो चलिए आज से शुरू किया जाएगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज हम लोग जो है पहला चैप्टर जो कि भारत का संवैधानिक विकास, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। उसके पहले देख लीजिए भारत का संवैधानिक विकास, इसका स्टेप बाय स्टेप कुछ दिया गया है, छोटा सा एक ओवरव्यू। किस तरीके से भारत का संवैधानिक विकास हुआ, क्रिप्स मिशन, वेबल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार का गठन, माउंटबेटन योजना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, संविधान सभा, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा की समितियां, प्रारूप समितियां, ये सब इस तरीके से जो है चैप्टर बाय चैप्टर इसका कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट जो है उसको बताया गया है। तो चलिए पहला चैप्टर देखते हैं, भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास ये हम लोग समझ सकते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में प्लासी का युद्ध जब जीती, तो उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ चौसा में। उसके बाद 1766 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके बाद दे दिया गया पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी की जो मालगुजारी जमा करने की जो संस्था थी, जो पहले मुगल साम्राज्य अपने सूबेदारों के थ्रू अपने अंदर में करते थे, अपने अंदर लेते थे, तो उसको कंपनी को यह अधिकार दे दिया गया। तो वहाँ से कंपनी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक संवैधानिक विकास किया। उसी के तहत 1766 में जब ये अधिकार उसे प्रदान किया गया, तो उसके बाद कंपनी ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया। उसी को और अच्छा करने के लिए बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया, फिर 1786 अधिनियम, उसके बाद चार्टर एक्ट लाया गया 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853। यहाँ तक जो है चार्टर एक्ट तक 1853, यहाँ तक कंपनी का शासन रहा। फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। उसके बाद कंपनी के हाथों से सत्ता चली गई महाराजा के पास में। तो 1857 से भारत डायरेक्टली क्राउन के द्वारा गवर्न किया जाने लगा। तो उसके बाद जो भी नियम आए, जो भी कानून बन के आए, उस सभी को कहा जाने लगा भारत शासन अधिनियम। तो पहला अधिनियम 1858 में लाया गया, भारत शासन अधिनियम 1858। फिर भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर उसके बाद 1892, 1909, 1919, इस तरीके से ये अधिनियम, ये विकास चलता रहा। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। भारत शासन अधिनियम 1935 ये वो अधिनियम है जिस पर कहा जाता है कि अगर यदि भारत आज़ादी के बाद भी अगर 70 वर्षों तक चलता रहा, तो उन 70 वर्षों में भी ये ही अधिनियम, भारत शासन अधिनियम का ही मेजॉरिटी पार्ट आज भी यूज किया जाता है। फिर उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन, 1945 वेबल योजना, शिमला समझौता 1945, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार का गठन 1946, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी 1947, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, संविधान सभा का गठन, उद्देश्य प्रस्ताव। तो इस तरीके से भारत का जो संवैधानिक विकास है वो इस प्रकार से किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक छोटा सा ओवरव्यू है, इसको आप रख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं अपने नोटबुक में। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन वन लाइनर पूछे जाते हैं। स्पेशली ये बुक डिज़ाइन किया गया है वन लाइनर एग्जाम के लिए, तो बेहतर होगा आप सभी वन लाइनर को कॉपी करते चले जाएं। उसी फ्लो डायग्राम को यहाँ पर भी दर्शाया गया है। भारत का संवैधानिक विकास यहाँ पर दर्शाया गया है। रेगुलेटिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रहने पर कौन कौन से संवैधानिक विकास हुए थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट लाया गया जो कि 1793 से 1853 तक लाया गया, और फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता चली गई। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो नियम लाया गया उसको भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना गया। तो 1858, 1861, 1892, 1909, 1999, सॉरी 1919, 1935, 1947, तो इस तरीके से ये सब लाए गए हैं। आप सभी इनका कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था व बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहाँ किस प्रकार की सरकार है। संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। संविधान को देश की आधारभूत विधि भी कहा जाता है जो जनता के विश्वास व उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। संविधान संबद्ध देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर संविधान का परिभाषा दिया गया है, संविधान की ज़रूरत बताया गया है, संविधान के माध्यम से आप राष्ट्र को किस प्रकार से चला सकते हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत ऊपरी नॉलेज दिया गया है, जो कि वन लाइनर एग्जाम में कोई
यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर यदि आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, तो आपको यहाँ पर से हेल्प मिल जाएगा और एक ओवरव्यू मिल जाएगा, ताकि आप संविधान के बारे में परिभाषा उसकी किस प्रकार से होगी उसको आप परिभाषित कर सकें। भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय संवैधानिक विकास व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, वरन यह क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को 2 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, और दूसरा ब्रिटेन के शासन के अंतर्गत यानी क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। ब्रिटेन में भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। जैसा कि सबको जानते हैं, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। 1608 में पहली फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी। तो उसके बाद निरंतर ये अपने प्रभाव को बढ़ाते रहे। फाइनली 1765 में इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है प्रदान कर दी गई थी मुगल के द्वारा। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो सबसे पहला कानून लाया गया था सबसे पहला कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से 1773। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों पर का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं गठित की गई। पहला निदेशक मंडल, दूसरा हितधारकों का मंडल, कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटरी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो यहाँ से पहला एक 1 लाइनर क्वेश्चन बन गया, जो कि सबको जानते हैं। पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, जबकि इसके पूर्व सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे के स्वतंत्र थे। 1773 इस ईस्वी में जो लाया गया ये कानून है रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें सभी गवर्नर जनरल जो बम्बई और मद्रास के थे, इन दोनों गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी कि उनके नीचे कर दिया गया, ताकि बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल साथ ही साथ बम्बई, मद्रास इन तीनों पर अपनी पकड़ अपनी मजबूत रख सकें और समय समय पर अपने उच्चाधिकारियों अर्थात क्राउन को सूचित करते रहें, महारानी को सूचित करते रहें। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस बात को भी 1 लाइनर में आप लोग नोट कर सकते हैं कि भारत में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो 1774 में कलकत्ता में की गई। सर एलिजा इम्पे कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एवं चैम्बर लिमिस्टर एवं हाइड 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ पर एक और 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। कब स्थापना किया गया? 1774 ईस्वी में। तो भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कलकत्ता कब स्थापित हुआ? 1774। यहाँ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से भी बन गए। तो बारी बारी से जो प्रश्न 1 लाइनर आते जाएंगे आप लोग अपने अपने कॉपी में भी नोट करते चले जाएं, ताकि बाद में आपको देखने की जरूरत न पड़े। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपना राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो यहाँ से कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं, थोड़ा ओवरव्यू कर देते हैं। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इस कंपनी एक्ट को लाने का मुख्य मकसद यही था कि ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को लाया जाए। उसके लिए समितियों का गठन किया गया। वो समितियाँ कंपनी के सारे कामकाज को देखती थी, उसकी निगरानी करती थी और साथ ही साथ समय समय पर जो भी सुधार करने का कार्य किया जा सकता है वो करती थी। उसके लिए 2 संस्थाएं बनाया गया था, निदेशक मंडल, दूसरा हितधारकों का मंडल। इन्हीं संस्थाओं के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा। साथ ही साथ बंगाल के गवर्नर के ही अधीन मद्रास और बम्बई के गवर्नर को भी रखा जाएगा। साथ ही साथ कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होगी और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और साथ में उनके साथ अन्य न्यायाधीश रखे जाएंगे, जो समय समय पर किसी भी तरीके का संवैधानिक त्रुटियाँ या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनके निदान के लिए यहाँ ब्रिटिश सरकार की तरफ से ब्रिटिश प्रतिनिधि के तौर बन करके रहें। चलिए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विलियम पिट्स इंडिया एक्ट इसी के नाम पर पड़ गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों, सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई।
नियंत्रक मंडल 6 सदस्यीय, इसमें सबसे ऊपर होंगे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, उसके बाद राज्य सचिव, उसके बाद 4 सदस्य होंगे काउंसिल के। इन सभी की नियुक्ति एवं प्रत्युक्ति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड, दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। यह स्थिति 1858 तक बनी रही। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। अधिनियम का क्या क्या महत्व रहा? तो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उनको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ये इस अधिनियम के 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। यहाँ पर नोट किया जा सकता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अगला है चार्टर एक्ट 1793। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई, किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार बना रहा। भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया गया। ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं की जा सकती थी। कंपनी को गवर्नरों तथा प्रधान सेनापति को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किंतु यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों पर क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। यहाँ तक आपका 1813 चार्टर एक्ट और एक आखिरी चार्टर एक्ट 1833 ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक केंद्रीयकरण। एक और इसके बाद आएगा 1853 का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक व सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया एवं नए कानून के तहत बने कानूनों को अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में आ गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया। अधिनियम की धारा 87 वर्णित किया गया रंग, जाति तथा धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। कालांतर में यही धारा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकॉले को शामिल किया गया। उसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। 1834 ईस्वी में मैकॉले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। अंततः 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। आखिरी है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1853 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, किंतु इस विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधियों पर गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया गया। इस तरीके से ये सब जो है कंप्लीट होता है चार्टर अधिनियम। यहाँ तक ही कंपनी के द्वारा शासन किया गया था। 1858 से शासन जो है क्राउन के हाथों में चला गया। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 से आपको अगले वीडियो में जानकारी दी जाएगी। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या अभी हमने स्टडी किया है। तो भारत का संवैधानिक विकास
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 अधिनियम। फिर उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853। यहाँ तक आ गया चार्टर एक्ट। फिर आ गया भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, 1990, 1909, 1919, 1935, 1942। 1942 में क्रिप्स मिशन आ गया। विविध योजना 1945, शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन 1945। शिमला समझौता अलग है, शिमला सम्मेलन अलग है, तो यहाँ पर शिमला सम्मेलन है, गलत पढ़ दिए थे। कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार का गठन, माउंटबेटन योजना, ये सब यहाँ दिया गया है। यहाँ उसी को चार्ट के फॉर्म में दिखाया गया है। सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास जो है वो 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के साथ ही कंपनी की शुरू हो गई थी। उसी को गवर्न करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी तरफ से एक चार्टर, एक कानून कह लीजिए, वो लाया गया था ब्रिटेन की संसद के द्वारा, ताकि कंपनी पर ब्रिटेन की संसद का पकड़ भी रहे, साथ ही साथ भारत में व्यापार भी सुचारू रूप से चलता रहे और कंपनी कोई अपनी मनमानी न करे, उस पर रेगुलेशन अपना बना रहे। उसके लिए इन सभी रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। समय समय पर उनमें संशोधन भी किए जाते रहे। 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिसमें कि ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को लाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को जवाबदेह बनाया गया। उस पर नज़र रखने के लिए, उसके काम काज को देखरेख के लिए निदेशक मंडल और हितधारकों का मंडल जो है गठन किया गया। और इसी में आपको बताया गया है कि बंगाल के गवर्नर के अंदर मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी रखा गया। साथ ही साथ कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन भी किया गया। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट के द्वारा वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो राजनीतिक क्रियाकलापों जो भी है, व्यापारिक, प्रशासनिक, इन सभी को अलग अलग करने, साथ ही साथ उस पर नज़र रखने, उसको सही ढंग से कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया था। अगला आ जाता है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ जो है प्रदान की गई थी। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में वीटो करने का भी अधिकार दिया गया। अगला आता है ये दोनों 1786 का एक और है। ये दोनों अधिकार जो है सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। अगला आ जाता है चार्टर एक्ट 1793। इसमें नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ इसमें प्रशासन की नींव मजबूत हो और उनके कानूनों को न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत लाया गया है। अगला आता है 1813 चार्टर एक्ट 1813। इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार जो था, इस पर केवल बना रहा एकाधिकार, और सभी चीज़ों पर जो मसाले व्यापार करते थे, सूती वस्त्र व्यापार करते थे, जो नील का व्यापार होता था, तो इन सभी पर से एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा जो बनाई गई जो विधियाँ थी, उसको ब्रिटिश सरकार का अनुमोदन भी किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। ये नहीं कि केवल यहाँ कानून बना दिए और उसको लागू कर दिया, नहीं, उसको ब्रिटेन में भी पास करवाना होना जरूरी कर दिया गया है। कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश और उसका नियंत्रण, राजस्व का नियंत्रण, ये दोनों जो है दिया गया। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि क्राउन के प्रभुत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको 20 वर्ष के लिए दिया गया है, क्राउन ही यहाँ का असली राजा होगा। साथ ही भारत में पहला बार ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। साथ ही साथ 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि भी दिया जाने लगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी निकल के आता है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहीं से स्टार्ट होता है। अगला आ गया 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को ही बना दिया गया तथा नागरिक और सैन्य शक्तियाँ सभी गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। एक तरह से सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, जैसे आज के डेट में सेंट्रल फोर्स कह लीजिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए, कि एक ही जगह से सारी शक्तियाँ जो है कंट्रोल की जाती हैं, तो उसी प्रकार से कर दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ से पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। साथ ही साथ मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायी शक्तियाँ जो दी गई थी, उसे भी वंचित कर दिया गया। सारे कानून सब कलकत्ता गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। 1833 में एक और प्रावधान किया गया कि जो भी भारतीय चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आकर के सेवा करें, तो उनको सिविल सेवकों के चयन में भागीदारी लेने के लिए भी खुली छूट दे दी गई, जिसमें किसी भी प्रकार का रंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं। आप आइए, प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होइए और सफल होकर के ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कार्य करिए। तो यहाँ पर से एक और चीज़ निकल के आता है, सिविल सेवा की शुरुआत अंग्रेजी शासन में हुई थी, लेकिन अंग्रेजों के शासन में कब हुई थी? तो 1833 से इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है। अगला आ जाता है कि भारत में दास प्रथा को 1833 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था कानून बना करके। साथ ही साथ इस पर 1834 में लॉर्ड मैकेले इन्होंने 4 सदस्यीय विधि आयोग का भी गठन किया था। उसी के अंतर्गत दास प्रथा को समाप्त किया गया था। आखिरी आ जाता है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें जितने भी कानून अभी तक बनाए गए उन सभी का ये आखिरी कानून था। इसमें एक फैसला लिया गया कि जो 12 सदस्यीय विधान परिषद का जो गठन किया गया, साथ ही साथ
साथ ही साथ गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जिसमें 6 नए सदस्यों, जिसमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था, इनको भी ऐड किया गया है। तो यहाँ तक हो गया है 1853 चार्टर एक्ट तक। इसके बाद अब आगे का अगला वीडियो में करेंगे, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1858 से शुरू किया जाएगा और वो क्राउन के अंदर, राजा के अंदर जो जिस प्रकार से शासन व्यवस्था रही है उसको देखा जाएगा। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना अपना वन लाइनर धीरे धीरे कर करके तैयार करते रहिए। धन्यवाद।